ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बेहतर। तो कल हम लोग ने रिडॉक्स शुरू किया था। हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी मॉलिक्यूल में परऑक्साइड लिंकेज कैसे मालूम करेंगे, ये आपने सीखा। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी सीखा, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2। ठीक है, ए ऑप्शन 3/4, बी ऑप्शन 4/3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन जल्दी जल्दी कीजिए एंड 5/3। जल्दी कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2, पास। बी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। 3x - 4 0, तो x इज इक्वल टू 4/3। लेकिन हम जानते हैं ना, एक से ज्यादा है, इसको हम ये भी कह सकते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 4/3। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप डायरेक्ट बी पर टिक मारेंगे। ठीक, मैं हर क्वेश्चन को दो नजरिए से करा रहा हूँ आप। हाँ, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2 R, इस तरह भी पूछ सकता है। ए only +2, B 2 and 2, C 2 0 2, यानी पॉसिबल। तो अब इस तरह का जब क्वेश्चन देगा 4 3 2, तो जब इस तरह का क्वेश्चन देगा, आप देखिए 3 कार्बन है, तो आपको ये पूछ रहा है ओनली +2 क्या क्या पॉसिबल है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इसका आंसर स्ट्रक्चर से निकलेगा। फर्क समझ लीजिए, वहां कार्बन पूछा है, इसका मतलब एवरेज पूछा है। जब यहाँ 3 ऑप्शन सब दे दिया है, इस तरह का जब ऑप्शन दे दिया है, तो किससे निकलेगा? स्ट्रक्चर से। याद है कल कंसेप्ट समझाया था? ये अल्लाह, कुछ तो बोलिए। चलिए, इसका आप लोग देखिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसको देखिए आप लोग। हाँ बताइए, आंसर बोलिए सारे लोग। बी ऑप्शन। चलिए यहाँ देखिए सारे लोग, अब स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। C3O2 किसको कहते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर सिराते मुस्तकीम, सिंपल। अब देखो, ये सब कार्बन sp है, एक ही तरह का है, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस कार्बन का इस ऑक्सीजन की वजह से +2, कार्बन की वजह से 0 +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन जो है 202। दिस इज द आंसर। बोलो, आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए सारे लोग प्लीज।
जल्दी बोलिए, आया समझ में? अब आ रही होगी, अब आ रही होगी आवाज। बताइए, अब आ रही है? अब तो आ रही होगी। हाँ चलिए, ठीक ठीक ठीक। ओके, सबका आंसर कितना आया भाई? हाँ, ए ऑप्शन है, किसी का +2 है। चलिए, क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। तो देखिए, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, सारे लोग ध्यान दें, ये आपके पास है। देखिए प्लीज गौर से सुनिएगा, एक रूल याद रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ए ने इलेक्ट्रॉन बी को दिया, वन साइडेड शेयरिंग होती है, गौर से सुनिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए
लेस देन बी है तो सिंपल देखो ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बी ले रहा है तो ये तो सही है, तो यहाँ पर एज यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। लेकिन अगर ए बी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है, तो देखो ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। दो तरीका मैं सिखा देता हूँ, दो तरीका, लेकिन ये रूल याद रखो, कभी कभी काम देगा। ऐसे दो तरीके से आप बता सकते। तो अगर ऐसा देखो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन सही से इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए एंड बी को हम 0 लिखेंगे। और से सुनो, पहले बता ये दो पॉइंट सबको समझ में आया? सर बता, तब आगे बढ़ेंगे। अगर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, देखो ए का +1 और बी का -1। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 0, क्यों? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा रिपीट चले, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चलो हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर मैं दो तरीका सिखाऊंगा, नॉलेज सब रखना चाहिए, कब कौन सा नॉलेज काम दे। ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ए वन साइडेड शेयरिंग किया, अब इसमें दो केस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या वो सही से इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं। तो इस केसेस में क्या होता है कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले लिया जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड तो बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है तो एज यूजुअल सही है भाई, बी की ज्यादा ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो -1 +1। क्लियर है यहाँ तक? आप बताइए, समझ में आया? अरे कुछ तो बोलिए। सबको क्लियर हुआ ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला? जल्दी बताएं। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये तो हो गया क्लियर, वेरी गुड। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि दो तरीका है बनाने का। तो देखिए नाइट्रोजन दे रहा है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ऐसे इस पर 0 इस पर 0, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड की वजह से आपको मालूम है इस पर +2, तो नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा -। इस बॉन्ड में बोलो आया सबको समझ में? इसलिए आंसर होगा कार्बन का +2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से 0, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से ए से बी, तो 0 0। अब डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अब ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है नहीं, ये तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो नॉर्मल कोवैलेंट में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -2, कार्बन पॉजिटिव +2 आया। एक तरीका तो ये है, ये अल्लाह कुछ तो बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। ये आया कि नहीं आया? हाँ, अब सुनो अच्छे से सुनो, दूसरा तरीका सुनो। तो ये तो हो गया आंसर आपका। अगर इसमें ये पूछता ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो देखो क्या बोलते, इस बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पर 0, इस डबल बॉन्ड की वजह से -2, और इस हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का +1, इसकी वजह से -1, तो नाइट्रोजन का ओवरऑल कितना आएगा -3। बताओ नाइट्रोजन का आया कि नहीं समझ में? नाइट्रोजन का आया कि नहीं समझ में? अरे कुछ तो बोलो जल्दी, फटाफट, टाइम कम है, जल्दी बोलो।
नाइट्रोजन का कार्बन की वजह से -2, अच्छा नाइट्रोजन का रिपीट कर देता हूं, अभी पढ़े थे ना अच्छा चलो इसको छोड़ो, नाइट्रोजन का इसकी वजह से -2 ये तो पढ़े। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन को देखो, हाइड्रोजन पॉजिटिव +1, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के और नेगेटिव, तो इस बॉन्ड की वजह से -1 तो -3 आया। जिन्होंने रिपीट करने को कहा था समझ में, हाँ ये जल्दी लिख लो जल्दी। हाँ तीसरा तरीका ये है, मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आप कार्बन का कहेगा तो कार्बन का X मान लीजिए, नाइट्रोजन का आप -3 मान लीजिए, हाइड्रोजन का +1 0 x2 तो इसमें लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन का -3 है तभी ये आंसर आएगा। तो मैंने दोनों मेथड बना दिया, अच्छा मेथड वो है जो मैंने इससे पहले वाला बताया, क्योंकि -3 है या नहीं आपको मालूम है होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का -1 भी हो सकता है, नाइट्रोजन का +3 भी होता है, नाइट्रोजन का +5 भी होता है, -3 भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपको पहले से मालूम है -3 तो -3 रख दीजिए, कार्बन का X मान लीजिए, हाइड्रोजन का +1 होता है तो इससे भी आंसर आ जाएगा। मैंने हर पॉसिबिलिटीज को बता दिया है, जो आप अब हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर है ये वाला आया सबको? तो मैंने प्रूफ हो गया 2, उससे भी 2 हो गया, इससे 2। ठीक, अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बताओ, +1 -1 0 D +2। चलो ऑप्शन जल्दी से देखो, जल्दी से। देखिए हम क्लोरीन का 2x मान लेंगे, कैल्शियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, x इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, 0 पर टिक मारेंगे, सी ऑप्शन इज सही। हाँ अब क्वेश्चन सुनो, ये लिख लिया सारे लोग, ये आया 0 सबको समझ में? अरे बोलिए। अब देखो, अब आपको दे देगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2, A only +1, B only -1, C +1 -1, D 0। अब ऑप्शन बताओ सारे लोग, क्योंकि अब 2 क्लोरीन है तो 0 जो होता है वो एवरेज आता है। अब जब इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा तो आप C पर टिक मारेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, यहाँ सारे लोग सुनो। हाँ गुड आफ्टरनून बोलना है, सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलना है, तो गुड आफ्टरनून। यहाँ देखें, इतना लेट से आते हैं सारे लोग, यहाँ देखें CA
OCl2 का स्ट्रक्चर ये होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम एंड क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, तो इस क्लोरीन की वजह पर -1, तो इस पर +1। ऑक्सीजन तो जल्दी से फटाफट आंसर दें। ये नीट में आ चुका है, ये एनसीईआरटी के बॉक्स में क्वेश्चन है। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, बी ऑप्शन इज सही। दिस इज आसान। 16 x is equal to 16/3। अब बताओ ये जो आया है वो क्या आया है? एवरेज आया है। क्या हर ब्रोमीन का 16/3 होगा? नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में आए तो समझ जाओ एवरेज है। किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करे। कभी सुना है कि 16/3 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा? नहीं। तो ये जो आया है ये एवरेज आया है, भले कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, ऑप्शन है 16/3। हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर ये पूछता कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच बोरॉन बोरोमीन निकालिए इन Br3OH, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए सिरा, और ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है। कैसे बनाइएगा? बस 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, बाकी 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, बस। सारा ब्रोमीन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हर इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस बार अब नीट में आ चुका है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ Br3O3, 4 ऑप्शन था। इस ब्रोमीन के ऐसे 0, इस ब्रोमीन का +6 हो गया, +2 दोनों ब्रोमीन के ऐसे 0, +4, इस ब्रोमीन का +6। तो कौन कौन आया? 6 4 6, सबको जोड़ दो 16, 3 से डिवाइड कर दो 16। लेकिन ईच बोरॉन का देखो क्या फ्रैक्शनल में है? नहीं। तो किसी कोई पूछे क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में हो सकता है? आपको ये हो तो सकता है, लेकिन वो एवरेज हो सकता है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का, सिंगल एटम का कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में लॉस या गेन होता है। वो जो 16/3 सब आता है, वो जो आता है वो आता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए सबको समझ में आया? अरे जल्दी तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। ओ माय गॉड, जल्दी बोलिए। तो ये 6 4 6, अगर ऑप्शन दे क्या पूछ रहा है आप? बताए, जल्दी बताए आंसर।
बताइए ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो सर सब सारे लोग अपना सर तोड़ लीजिए। बताइए बहुत सारे स्टूडेंट का बी सी बी आ रहा है, कुछ स्टूडेंट का ए आया है। बताइए ये क्वेश्चन नहीं होगा तो जिंदगी में क्या होगा आपको बताइए। 4x ना सोडियम का 2 12 0 4x इज इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 10/4 5/2। यानी इतना आसान नहीं हो पा रहा तो क्या होगा आपसे? जिनका आंसर नहीं आ रहा है उनको क्या ड्रॉप करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए? बताइए इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा है और टीचर उस वक्त से बता बता के थक गया। तो कोई 5/3 लिख रहा है, कोई 7/2 लिख रहा है, कोई 5। कुछ लोगों का ही ए आंसर आया है। जब इसमें नहीं आए तो एडवांस लेवल क्वेश्चन में क्या होता है? बताइए सबको समझ में आया? आगे बढ़े। सोडियम का +1 होता है तो 2 सोडियम +2। बताइए इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो पाता। ओ माय गॉड। अगर यही पूछता ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर इन NO2SO4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट कहते हैं इसको, सोडियम टेट्रा, ये सब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर आपको ऑक्सीडेट केमिकल बॉन्ड फर्स्ट मैंने पढ़ाया, केमिकल बॉन्ड सेकंड। अब 4 सल्फर ऑक्सीजन 3 किनारे रख दीजिए बस। Na सारे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस सल्फर का +2 +2 +1, इसकी वजह से 0 तो +5, उसी तरह इसका भी +5। तो 2 सल्फर का वही पूछ देगा। ऐसे क्वेश्चन मैं जब इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसमें कितने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो 2 सल्फर का +5 है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपको यही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट आएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो 5/2, लेकिन अगर कहे इन NO2SO4 हाउ मेनी सल्फर हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 सल्फर। तो फिर उसमें स्टूडेंट बता नहीं पाते, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। बोलिए आया सबको समझ में? सबका एवरेज ले लीजिए, 5 + 5 10, 10 को 4 से डिवाइड कीजिए, 10/4 5/2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड, जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप स्ट्रक्चर बना लो, या पहले एक्स मान के निकाल तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जब 2 ऑक्सीडेशन है या पहले एक्स मान के निकाल लो। 2 कार्बन है तो 2 का अलग अलग भी हो सकता है, तो पहले एक्स मान के निकालो। एक्स मान से अगर आंसर आ जाए तो ठीक, नहीं आते स्ट्रक्चर बनाओ।
चलिए यहाँ देखिए, पहले हम कार्बन को 2x मान लें, हाइड्रोजन का +4 -4, तो x इज इक्वल टू 0। तो ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन आया 0, 0 ऑप्शन में नहीं है, 0 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ये C है और ये D है। हाँ, तो कार्बन का एवरेज आया, हाँ C। अच्छा ओके, अब देखिए सारे लोग, तो अब जबकि दो देख रहा था, आप देखिए सारे लोग, CH3 सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से, COOH यही स्ट्रक्चर है। अब देखिए सारे लोग, प्लीज सारे लोग ध्यान दें, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इस कार्बन का इस हाइड्रोजन की वजह से -1, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन की वजह से -1, इस हाइड्रोजन की वजह से -1। अब कार्बन दो सिमिलर एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, 1 2 3 4, sp3 हाँ, तो देखो ये कार्बन sp2 है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस कार्बन का इस कार्बन की वजह से +1 होगा, तो देखो, तो ये कार्बन का -2 हुआ, और इस कार्बन का इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन से +1, और चूंकि इस कार्बन और कार्बन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -1, ये मिलकर हुआ +2। तो डी ऑप्शन इज सही। बताओ आया सबको समझ में? जल्दी बताओ, दो सिमिलर एटम के बीच का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 नहीं होता। कार्बन sp3, ये कार्बन sp2, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सिंगल बॉन्ड है तो +1, तो इस पर -1। बोलो सच सच बताओ, आया कि नहीं आया? यार मैं कितनी दफा समझाई, तो कितनी दफा बता दिया गया, कार्बन का हाइड्रोजन की वजह से कितना होगा? -1। कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? कार्बन। ये सब बच्चे से एकदम कैसे पढ़ते हैं, अल्लाह मालूम। 10 दफा बताऊं क्या? इतनी 20 दफा बताने के बावजूद भी बुरा हाल है। अब ये कार्बन दो सिमिलर है, कितनी हर में तो रिपीट करता रहता हूँ, दो कार्बन है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। ये कितनी दफा बताऊं? ये sp2 है, बताया नहीं है क्या? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सिंगल बॉन्ड है, तो इस लोग क्या पढ़ोगे यार? +1, और ये चूंकि कार्बन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है तो -1 2। एक क्या करा है? बताए, सबको समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े।
दो सिमिलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 0 आएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होगा तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसलिए आंसर होगा, सिंपल है। एक्स मान लो तो 0.94 एक्स, ऑक्सीजन 1 है, -2 0, तो 0.942 बाई 0.94, इसलिए कोई भी आंसर सही नहीं था। बी ऑप्शन भी गलत ना, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं था, ऑप्शन गलत था। 200/94, बी ऑप्शन को ऐसे आप बना लें 200/94, कोई भी ऑप्शन सही नहीं था इसमें। ऐसे बी ऑप्शन को 200/94 बना लें। गिवन ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं था, लेकिन आप बी को लिख दें 200/94। चलो अब आओ ऑक्सीडेशन वापिस डालो सारे लोग। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, एन फैक्टर का दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? तो हैं मोलर मास निकालते हैं, तो वो एन फैक्टर की जरूरत कहाँ होती है? नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट की जरूरत होती है। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो केस फर्स्ट है एन फैक्टर ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन रिडॉक्स। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस में कौन कौन आएगा? एक होगा रिडॉक्स, तो एन फैक्टर रिडॉक्स का कैसे निकालेंगे वो भी पढ़ेंगे। नॉन रिडॉक्स में सॉल्ट लिखो, तो सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो इट इज इक्वल टू टोटल केटायोनिक, टोटल केटायोनिक और एनायनिक चार्ज। इट इज इक्वल टू टोटल केटायनिक और एनायनिक चार्ज। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? जब नॉर्मेलिटी पढ़ोगे तो उसमें इक्विवेलेंट वेट की जरूरत होती है।
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो वो सबका अलग अलग होता है। सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? चार्ज को देखकर, जो मैं अभी एग्जांपल दूंगा। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए, आपके पास सॉल्ट है, एन फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है, NaCl। चलो सबने लोग टेक्स्ट मैसेज करो। NaCl का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? चार्ज। बताओ कितना चार्ज केटायन और एनायन पर कितने चार्ज हैं? जल्दी बोलो, एन फैक्टर कितना? फास्ट, जल्दी। NaCl का एन फैक्टर, दिस इज सॉल्ट। अरे आप चुप बैठे हुए हो। सॉल्ट का एन फैक्टर केटायन या एनायन के चार्ज के बराबर होता है। जल्दी तो बताओ। जीरो। बताइए, ये बिहारी हो क्या यार? एन फैक्टर 1 m/1। अरे बताइए, एक लड़का जीरो लिख रहा है, बिहारी है क्या? Na प्लस Cl पे -1 नहीं होता है क्या? हाँ, केटायनिक और एनायनिक ओवरऑल कंफर्म न्यूट्रल है, लेकिन हमने आपको कहा गया केटायनिक या एनायनिक चार्ज। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड को लेंगे। गुंडा हो क्या? +1 -1 दोनों को जोड़ मत देना। +1 मैग्नीट्यूड को लेना, मैग्नीट्यूड को, साइन को नहीं लेना। प्लस हमेशा इन फैक्टर प्लस में लेते हैं। मैग्नीट्यूड को देखो। और किसी भी मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव होता है, तभी तो न्यूट्रल रहेगा। और हमने लिखा है इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केटायनिक और लिखा है और एनायनिक चार्ज, दोनों में से कोई एक। -1 नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड को लेना है। बोलो, आया सबको समझ में? एक बिहारी है, जीरो लिखे हुआ है, बताइए। बहुत हंसी आ रही भैया मुझे। लिख लिया सारे लोग? बोलिए, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका। अरे बोलो, ये समझ में आया सबको? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। चलिए, NO2SO4 फास्ट फास्ट, बहुत सारे, जल्दी बताइए। NO2SO4 का एन फैक्टर लिख के दिखाओ। हाँ, 2। वेरी, एन फैक्टर बताओ सारे लोग जल्दी से। 2 इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाई 2। हाँ, अच्छा, हाँ, सोडियम पर कितना होता है? +1, लेकिन कितने सोडियम है? 2, तो +2 चार्ज। सोडियम पर +1 है ना, लेकिन 2 सोडियम। बोलो, आया सबको समझ में? AlCl3, जल्दी बोलो। एन फैक्टर पास, एन फैक्टर AlCl3, दिस इज सॉल्ट। एन फैक्टर फटाफट बताओ। और एन यहाँ पर जो है वो मोलर मास है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, हाँ, वेरी गुड, 3 मोलर मास बाई इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। Al2SO4 3, जल्दी फटाफट आंसर दो। बोलो आंसर दो जल्दी से। अमोनियम सल्फेट 6, वेरी गुड, बहुत यार, बहुत तेज हो यार तुम लोग। एल पे +3, कितने एल है? 2, तो m/6 हो गया। वेरी गुड, बहुत बेहतर शमीम, बहुत बेहतर हो यार तुम लोग। बहुत गजबनाक स्टूडेंट हो तुम लोग, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। BaCl2 जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट बोलो। BaCl2 फैक्टर फटाफट, एक का आंसर आ भी गया। टू, वेरी गुड, m/2, मोलर मास बाय 2, n फैक्टर 2, बहुत अच्छा। चलो अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे तुमसे पूछेगा KCl MgCl2.6s2, दिस इज कॉल्ड कार्नालाइट, डबल सॉल्ट कहते हैं। चलो इसका आंसर कर सारे लोग लिखो आराम से, KCl MgCl2 6s2। हाँ, 3 इज द करेक्ट आंसर, m/3। क्यों? देखो केस, देखो सारे लोग अच्छे से, जिनका आंसर नहीं आया, KCl सॉल्ट है तो K पर +1, Mg पर +2, टोटल केटायनिक, एक कंपाउंड ये एक कंपाउंड ये, अलग अलग निकाल लो। KCl का 1, MgCl2 का 2, वाटर क्रिस्टल, वाटर आयंस के फॉर्म में नहीं होता। 1 और 2 3, बोलो आया सबको समझ में? 1 2 3। क्लोरीन को भी देख लो, -1 -2 3, बोलो आया? K2SO4 dot L2SO4 3.24H2O, this is called potassium, potassium। चलो जल्दी से फटाफट कर दो, डायरेक्ट तुमको पूछ देगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटाशियम, तो आपको n करना चाहिए। हाँ, 8 इज द करेक्ट आंसर, 8। K2SO4 में 4 3 6 6 2 8। चलो तो सॉल्ट का n फैक्टर होता है टोटल केटायनिक और एनायनिक चार्ज। About n factor of base, हाँ वाह माशाल्लाह, वेरी गुड। it is equal to number of hydroxyl ion given by 1 molecule of base। जितना हाइड्रोक्सिल आयन होगा उतना n फैक्टर। तो ये सब तो आसान है, लेकिन स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है। चलो फटाफट बताओ, NaOH का n फैक्टर बताओ जल्दी से जल्दी से। NaOH का n फैक्टर, हाइड्रोक्सिल आयन को देखकर आंसर दो, जो बेस होता है उसके OH को देखते हैं। 1, m/1, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। BaOH2 n फैक्टर 2 m/2, AlOH3 n फैक्टर 3 m/3, CaOH2 2 n फैक्टर 2। चलो जल्दी जल्दी लिखो तो फास्ट, बहुत आसान है, n फैक्टर हाइड्रोक्सिल को देखकर बताना है, जितना हाइड्रोक्सिल है। अब मैं एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताना।
एक क्वेश्चन ये है, CaOH2 है प्लस HCl है, CaOHCl प्लस वाटर। बताओ इसका एन फैक्टर बताओ जल्दी लोग पास। इस रिएक्शन में CaH2 का एन फैक्टर बताओ जल्दी से। देखो यहाँ एन फैक्टर 1 होगा, नहीं गलत 2 नहीं है यहाँ पर। दिस इज वेरी, अब मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, गौर से सुनो अच्छे से एन फैक्टर को। CaOH2 प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस 2H2O, तो यहाँ एन फैक्टर 2 होता। अब सुनो अच्छे से, अगर एक मिनट सुनो, अगर CaOH2 अकेला है तब एन फैक्टर पूछे 2 बताओ, जितना OH उतना एन फैक्टर। लेकिन जब बेस रिएक्शन में हो, गौर से सुनो, इफ बेस इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन, तो वहां एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, जैसे CH2 का 2 होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इफ बेस इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन देन एन फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेस्ड बाय H प्लस। यहां देखो सारे लोग और से सुनो रिएक्शन को, 2 OH तो है लेकिन देखो प्रोडक्ट में एक OH बच रहा है, इसका मतलब एक ही OH एक H प्लस से रिएक्शन किया। यहाँ देखो 2 OH है, 2 H प्लस, देखो CaCN2 बना कि नहीं, तो सिर्फ तो सर कैसे, तो CH2 अकेला दिया रहता, जैसे मैंने अभी टेबल में भी उसका एन फैक्टर 2 लिखा है। लेकिन कोई पूछे क्या CH2 का एन फैक्टर 1 हो सकता है, तो कहेगा 1 हो सकता है अगर वो रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, तो रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है, 1 भी 2 भी। कैसे पता चलेगा, तो तुम रिएक्शंस को देख लो, ना एक HCl है, एक H प्लस एक OH को न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ देखो CaOH बच रहा है, यहाँ देखो CaCl2 बना, इसका मतलब दोनों है 2H प्लस से। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सतर्क रहेंगे। डायरेक्ट कोई पूछे एन फैक्टर ऑफ CaH2 बोलो, तो डायरेक्ट बोलो 2। बोलो आया सबको समझ में, तो तीनों फंडा समझ लो, तीनों फंडा। हाँ सारे लोग बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो आया। ए अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा है, पूरी तरह क्लियर है अच्छे से, चलो लिख लो जल्दी लिख लो, ये पॉइंट को लिख लेना, ये पॉइंट को, बेस इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन then n factor is equal to H1 OH minus replaced by H plus। तो देखिए हमने कहा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप बोलिए 2, समझा कि नहीं। जब बेस रिएक्शन में प्रेजेंट हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब बेस रिएक्शन में प्रेजेंट हो तो हम डायरेक्ट OH को देखकर आंसर नहीं देंगे, हम प्रोडक्ट को देख लेंगे। यहाँ देखिए 2 OH तो है लेकिन एक ही H प्लस रिप्लेस किया है, तभी यहाँ देखिए OH बचा, इसलिए एन फैक्टर 1 हुआ। यहाँ 2 OH है, 2 H प्लस, अब देखो यहाँ पर कोई OH नहीं बचा, इसलिए एन फैक्टर 2 है। सिंपल ऐसे पूछो डायरेक्ट कह दो, रिएक्शन में पूछे तो बताओगे कितना OH कितना H प्लस रिप्लेस किया, वो तुम्हें प्रोडक्ट से पता चल जाएगा। तमाम OH खत्म, इसका मतलब एन फैक्टर 2। बोलो आया या नहीं आया, किसी ने कहा था रिपीट करने के लिए, आया सबको समझ में।
सी पार्ट लिखो, n फैक्टर ऑफ एसिड it is equal to number of H plus given by 1 molecule of acid. एसिड जितना H प्लस को देगा वही उसका n फैक्टर होगा। n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट, जैसे HCl है n फैक्टर 1 मोलर मास बाई 1, H2SO4 है 2m/2 2 H प्लस देगा, HNO3 है 1m/1, H2S है 2m/2, H3PO4 3m/3, H3PO3 2m/2, H3PO2 1m/1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं समझाऊंगा। तीनों में 3 हाइड्रोजन है लेकिन n फैक्टर अलग अलग है, H3PO4 3, H3PO3 2, H3PO2 1, ये मैं समझाऊंगा। बताओ आया सबको समझ में यहाँ तक? एसिड का n फैक्टर H प्लस के बराबर। अरे कोई तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए सारे लोग। लिख लिया बोलिए, समझ में आया या नहीं आया जल्दी बोलिए। और आप लोग टाइम पर आए कीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा। जब तक आप पूरा जल्दी लिखें, जल्दी टाइम नहीं है, दूसरी क्लास लगी हुई है, जल्दी बताएं, जल्दी लिखें और टाइमली आया करें, 3:15 बजे एकदम आ जाएं। लिख लिया बोलिए सारे लोग। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। ओके सारे लोग सेल्फ स्टडी करके आए करेंगे नेक्स्ट क्लास में।